नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई जांच में वसूली गैंग पर बड़ा खुलासा। बार मालिक महेश शेट्टी से वाजे ने वसूले थे 1 करोड़ 55 लाख। अब देशमुख के आका का भी पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर। बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के बाद अब शमशान में भी जगह खत्म। केजरीवाल विज्ञापनों पर लुटा रहे पैसा। यूपी में योगी सरकार कर रही है युद्ध स्तर पर काम। संक्रमण दर में आई गिरावट। निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों का खर्चा उठाएगी सरकार। बंगाल में 7वें चरण के चुनाव में 34 सीटों पर झमाझम वोटिंग। कई जगहों पर टीएमसी नेताओं ने की तोड़फोड़। पुलिस के साथ हुई झड़प। और एनएसए अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी के आगे झुका बाइडेन प्रशासन। भारत की मदद के लिए हुआ तैयार, पहुंचाएगा वैक्सीन का रॉ मटेरियल। पहली खबर में बात करेंगे वसूली गैंग की। सीबीआई ने वसूली गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को जांच में पता चला है कि वाजे ने एक बार फिर मालिक महेश शेट्टी से 1 करोड़ 55 लाख रुपए वसूले थे और ये बात बार मालिक ने खुद बताई है। दूसरी तरफ सीबीआई जांच में यह भी पता चला है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस पर हर महीने 100 करोड़ देने का दबाव बना रहे थे। अब सीबीआई ये पता लगा सकती है कि आखिर किसके लिए या किसके कहने पर देशमुख करोड़ों की वसूली करवा रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या देशमुख का भी कोई आका है? देखिए, जब सीबीआई से पूछताछ हो रही थी तो इनसे पूछा गया कि भाई आपकी तो पूरी संपत्ति 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास है अनिल देशमुख की, आप इतने पैसे करेंगे क्या? तो उसने कहा कि भाई हम तो ये काम अपने लिए नहीं करते। बोले कि हमारे पास तो सारे सबूत है। आपने महेश शेट्टी की बात की, कई सारे लोग जो बार चलाने वाले लोग, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन लोगों का तो बाकायदा बयान है, सबूत दिया गया है कि किस तरह से वाजे एंड कंपनी उनसे पैसे लिया करता था। तो ये पैसा जाता कहाँ था? तो अब अनिल देशमुख खुद को फंसता हुआ देख इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम भी तो कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। उसने टालने की कोशिश की। मतलब आप देखिए, इस केस में जो वसूली हो रही थी, ये जो वसूली गैंग का जो मॉडस ऑपरेंडी था, वो बिल्कुल साफ है। गृह मंत्री के आदेश पे ये सारे के सारे वर्दी में जो गुंडे बैठे हुए थे, ये अलग अलग जाकर के पैसे वसूलते थे। तो जो वसूलने वाला है उसने मान लिया है, जिसके द्वारा जहां से वसूली की जा रही थी, बार मालिक, रेस्टोरेंट, ये सारे लोग, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने सबूत दे दिया है कि हाँ हमसे पैसे लिए जाते थे। आपने बताया महेश शेट्टी, उसने कहा 1 करोड़ 55 लाख रुपए उसने दिए हैं सचिन वाजे को, और ये हफ्ता वसूली के चक्कर में। अब बचा क्या? अब बचा ये है कि अनिल देशमुख को अब बताना पड़ेगा कि ये अपने लिए ले रहे थे या किसी और के लिए, और अगर किसी और के लिए ले रहे थे तो वो कोई और, वो जो इनका आका है वो कौन है? ऑब्वियसली वो शख्स होगा जो गृह मंत्री से ज़्यादा पावरफुल होगा। वो कोई गुंडा, कोई स्मगलर, कोई गैंग मास्टर वो तो होगा नहीं। तो अब सीबीआई के घेरे में बड़े बड़े लीडर, मुख्यमंत्री शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग, पाटिल दादा, कई सारे लोगों के नाम अब इसमें आने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में जिस कदर से हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। जी, अब बात करेंगे दिल्ली के हालात की। दिल्ली में कोरोना से हालत बेहद खराब हो चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की कमी हो रही है। लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब तो शमशान में भी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है और केजरीवाल सख्त कदम उठाने के बजाय अलग ही राजनीति में लगे हुए हैं। दिल्ली में जितनी कोशिश हो सकती है मोदी सरकार उतनी मदद कर रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, इसके लिए पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला भी कर
लिया गया है, लेकिन केजरीवाल अस्पतालों पर पैसा खर्च करने की बजाय विज्ञापनों पर पैसा लुटा रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आप अक्सर केजरीवाल को नटवरलाल कहते हैं, पर ये तो निर्दयी और क्रूर भी निकला। देखिए, आज तो एक नई जानकारी मिली जी। आपने बताया कि दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। आज सवेरे सवेरे दिल्ली के लोगों को मालूम चला कि दिल्ली में तो टैंकर भी नहीं है। अब बताइए, इस नटवरलाल ने आज अखबारों में ये ऐड दिया है कि हमें टैंकर की आवश्यकता है, जो कोई भी ये कर सकता है वो हमारे इस नंबर पे कॉल करें, ये बताए। सरकार चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? आप एक सप्ताह पहले तक इसी टेलीविजन चैनल के एड्स में जो पैसे देकर के टेलीविजन चैनलों को दिया जा रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इंटरव्यू में कोई पत्रकार आपसे पूछता तक नहीं था, क्योंकि आपने सबको पैसे दे रखे हैं। आपने ये दावा कर दिया कि बाकी राज्यों के तो मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में हमने सारी व्यवस्था कर ली। कहाँ गया सब कुछ? 2 ही दिन के अंदर टाइम फिस। तो आज दिल्ली के लोगों को अपना सर पीटना चाहिए कि ये पिछले 1 सप्ताह से जो ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहा था, ये केजरीवाल आज इसने खुद अपनी पोल खोल दी, ये बता करके, ये एडवर्टीजमेंट छपवा करके कि दिल्ली सरकार के पास तो अपनी टैंकर्स भी नहीं है। बाकी देश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो टैंकर का व्यवस्था कर लिया। यही सबसे फिसड्डी लाल, ये केजरीवाल, ये लटका हुआ रह गया जी। अब खबर यूपी से। योगी सरकार यूपी में कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसकी वजह से अब यहां संक्रमण दर में गिरावट भी देखी गई है। साथ ही हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट को लेकर भी सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी कोरोना मरीज को सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलता तो मरीज निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है, जिसका पूरा खर्चा यूपी सरकार उठाएगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल है जो कि 2 करोड़ की दिल्ली को तबाह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है जो अब इस तरह के कदम उठा रहे हैं कोरोना को लेकर। देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और जिस हिसाब से रूरल अर्बन डिवाइड है वहाँ पे, वैसे में इतने बड़े इलाके को मैनेज कर पाना ये एक हरकुलियन टास्क है। लेकिन फिर भी आपने खबर दी है कि वहाँ पे जो पॉजिटिव होने की जो रेट है वो कम हो रही है, तो ये एक सुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं एक बात और बताता हूँ कि यूपी सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिए हैं, और मैं आपको बता दूं, नोएडा के आसपास, गाजियाबाद और भी अलग शहरों में कई सारे हॉस्पिटल्स में जो बेड, जिन मरीजों को इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, या बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले वो अननेसेसरी बेड्स को इंगेज कर रखे थे, वो आज शाम तक हज़ारों बेड एक्स्ट्रा सरकार अपनी पहल से उपलब्ध कराने की सोच रही है। मतलब सिस्टम वही है, हॉस्पिटल भी वही है, लेकिन फिर भी बेड खाली कराए जा रहे हैं कि ताकि जिसमें जो सीरियस जो पेशेंट्स हैं वो इसमें उनको रखा जा सके। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी मंशा, किसी भी मुख्यमंत्री की मंशा, की नीयत अगर सही हो और वो ईमानदारी से इस क्राइसिस को हैंडल करना चाहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का सिस्टम इतना भी खराब नहीं है कि इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन मुख्यमंत्रियों को इस क्राइसिस में भी राजनीति नजर आ रही है, वो गिद्ध राजनीति करने वाले मुख्यमंत्रियों को कभी इसका हल नजर नहीं आएगा। जी। अगली खबर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए 34 सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। हर बार की तरह इस बार भी कई क्षेत्रों से हिंसा की खबरें सामने आई। हार के डर से बौखलाई ममता की टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बर्धमान में सीआरपीएफ से ही भिड़ गए। बर्नपुर में भी पुलिस और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। डॉक्टर साहब, दीदी और उनके गुंडों को क्या लगता है कि ऐसे करके क्या वो चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, उनको तो लग रहा था कि चुनाव वो गुंडागर्दी के बल पे जीत जाएंगे, बॉम्ब्स के ऊपर जीत जाएंगे, देसी कट्टा चला करके जीत जाएंगे, लोगों को डरा धमका के जीत जाएंगे। अब तक हम खबर ये सुनते आ रहे थे कि भाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई हो रही है,
बीच में खबर आई थी कि कहीं कहीं पे वामपंथी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी लड़ रही है। कहीं आपने सुना इस पूरे इलेक्शन के दौरान कि वामपंथी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बमबारी हो रही है, मारपीट हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वायलेंस के जरिए चुनाव जीतने की जो मोनोपोली है, वो कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पास है और अब ये चुनाव हार रहे हैं। ममता दीदी का तय है 2 मई को जाना। इसलिए आज की जो आपने खबर दी है, ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे के जैसा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि इन्हीं सीआरपीएफ की वजह से, जो सेंट्रल फोर्सेस की वजह से वो डरा धमकाने वाली राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, इसलिए आज उन पे ही हमला कर दिया। अब पुलिस की भी तो वहाँ पे अजीबोगरीब स्थिति है। अब तक तो ये टीएमसी की दलाली कर रहे थे, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि ममता दीदी जाने वाली हैं, तो अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, तो टीएमसी वाले पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। तो आप देखिए ममता बनर्जी ने चुनाव को किस तरीके से बिल्कुल ही हिंसक रूप दे दिया है। ये चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गैंग वॉर चल रहा है बंगाल के अंदर। जी, आखिरी खबर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऐसे कारनामे से जुड़ी है जिनकी दुनिया में चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी के आगे बाइडेन प्रशासन को झुकना पड़ा है। अमेरिका अब कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का ये रुख तब सामने आया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान के साथ बातचीत की। डॉक्टर साहब, आखिर ऐसा क्या कर दिया डोभाल ने जिसकी वजह से अमेरिका भी झुक गया? देखिए, अमेरिका में जो नया डिस्पेंसेशन है, बाइडेन और कमला हैरिस की जो सरकार है, वहाँ पे इन लोगों ने अपने हिसाब से कि अमेरिका के इंटरेस्ट को देखते हुए ये ऐलान कर दिया कि भाई हमारी प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका के लोगों की जान बचाने की है और इसलिए हम जो वैक्सीन है उसके रॉ मटेरियल्स को हम हिंदुस्तान को नहीं देंगे। ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान वैक्सीन का सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है और हिंदुस्तान ऑलरेडी अपने दम पे वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है और अगर हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी होगी और जिस तरह से विपक्ष देखिए किस तरह से चिल्ला रहा है, तो उसमें होगा ये कि हमें वैक्सीन को निर्यात करना होगा। जितनी कमी होगी उतना ज़्यादा निर्यात करना होगा और ऐसे में जब अमेरिका ने ये पोजीशन ले लिया तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अजीत डोभाल साहब ने वहाँ के एनएसए से बातचीत की और ये कहा कि हम लोग तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम लोग तो एक दूसरे के दुख में साथ देने वाले लोग हैं। आप रॉ मटेरियल्स नहीं देंगे तो रॉ मटेरियल्स देने वाले 2 देश हैं तो हम उनसे उठा लेंगे। वो दोनों देश हैं रूस और चाइना। अगर आपको लगता है कि भाई आप इस वक्त इस क्राइसिस में मदद नहीं कर सकते तो हमें ये ऑप्शंस टटोलना होगा। बस इतनी ही सी बात है कि जिसमें पूरे बाइडेन सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी का जो है वो कचड़ा हो गया और इमीडिएटली यू टर्न लेना पड़ा। ये खबर हमने कल भी दी थी कि एक जो भारतीय वहाँ पे अमेरिका में हैं उनका विरोध प्लस एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, जिस हिसाब से चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया को लड़ना है वो भी अमेरिका की अगुवाई में और हिंदुस्तान उसका सबसे बड़ा अहम जो किरदार होने वाला है। अगर उसके साथ अमेरिका इस तरह का बर्ताव करता है, इस अधर में हिंदुस्तान को लटकाता है तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं और इसलिए अमेरिका ने अपने फैसले के ऊपर पुनर्विचार किया और हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है एक बार फिर से विजयी हुई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।